Hello students, welcome to Dakshana e-classroom. So guys, how are you all? I hope you are well, happy, healthy and enjoying. So let's start another lecture of sound wave. पिछले लेक्चर में we have talked about the reflection of sound wave, reflection के laws, echo, reverberation, इनके बारे में हमने बात की है. अब ये जो reflection of sound wave है उसके कुछ applications हैं. Applications of multiple reflection of sound wave. साउंड वेव के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के क्या एडवांटेजेस हैं? तो पहला वी कैन से कि जैसे बहुत सारे जो हॉर्न होते हैं या फिर लाउड स्पीकर्स होते हैं या कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं लाइक शहनाई. इनमें क्या होता है कि इसमें एक पहले ट्यूब होता है. जैसे अगर हम हॉर्न की बात करें तो उसमें कुछ ऐसा एक साउंड जनरेट करने के लिए इस तरीके से होता है और फिर यहाँ पे एक ट्यूब के थ्रू इट गोज़ एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक ऐसे इस टाइप की ओपनिंग रहती है कॉनिकल. ठीक है, वैसे ही अगर हम शहनाई में बात करें, शहनाई का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से होता है, ट्यूब और उसके बाद फिर यहाँ पे ओपनिंग, कॉनिकल ओपनिंग. और जो लाउड स्पीकर्स होते हैं उसमें भी इसी तरीके से होता है. लाउड स्पीकर का शेप यही होता है, यहाँ से साउंड उसमें जाता है और फिर इट गोज़ आउट. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इस पार्ट में ये फिर साउंड रिफ्लेक्ट होते हुए इट गोज़ आउट एंड इट स्प्रेड्स. साउंड स्प्रेड होकर के जाता है, राइट. तो ये एक एडवांटेज हो गया कि हम लोग यहाँ से साउंड जब जाएगा तो फिर यहाँ से मल्टीपल रिफ्लेक्शन की हेल्प से इट विल गो एंड स्प्रेड, द साउंड विल स्प्रेड. दूसरा है स्टेथोस्कोप. डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं. स्टेथोस्कोप, तो इसमें जो हमारे हार्ट बीट जो है या फिर लंग्स का जो साउंड है दैट कैन बी हर्ड यूजिंग स्टेथोस्कोप. तो उसमें क्या होता है कि अगेन दैट साउंड बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ये डॉक्टर के कानों तक आता है. ठीक है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस यहाँ पे होते हैं. यहाँ पे साउंड जनरेट हुआ, उसके बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हुई और उसके हेल्प से दिस साउंड विल रीच टू द ईयर ऑफ डॉक्टर्स. लाइक दिस द मल्टीपल रिफ्लेक्शन विल हैपन, राइट. ये है मल्टीपल रिफ्लेक्शन. सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की हेल्प से अगेन दिस साउंड कैन रीच टू द ईयर्स ऑफ डॉक्टर. उसके बाद जो थर्ड है वो है हमारे जो कॉन्फ्रेंस हॉल्स होते हैं, सेमिनार या फिर जो सिनेमा हॉल हैं, मतलब ये ऑडिटोरियम है, ये जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है. यहाँ पे भी एक सोर्स होगा, सोर्स ऑफ साउंड, वहाँ से साउंड जनरेट होगा एंड देन इट विल गो लाइक दिस, ऐसे जाएगा हर डायरेक्शन में. ठीक है, वैसे ये पीछे भी जाएगा. तो पीछे जा कर के यहाँ पे एक कर्व बोर्ड लगाया जाता है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे रखा हुआ है साउंड सोर्स, उसके पीछे एक बोर्ड लगाया जाता है. तो यहाँ से जब साउंड ऐसे जाएगा तो जैसे आपने स्फेरिकल रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा, दिस साउंड विल गो लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे इट विल कवर, जैसे ये साउंड जा रहा है, इस साउंड की वजह से ये कुछ पार्ट कवर कर लेगा और फिर ये जो रिफ्लेक्ट होके साउंड जा रहा है दिस विल ऑल्सो स्प्रेड द साउंड एवरीवेयर. तो ये कर्व्ड बोर्ड लगाए जाते हैं, ठीक है, उसके बैक पे, साउंड के बैक पे, ताकि वो साउंड रिफ्लेक्ट होके फिर इट कैन कवर एवरी पॉइंट इन दी हॉल. तो दीज आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव. इसके बाद वी विल टॉक अबाउट दी रेंज ऑफ हियरिंग. अब जैसे रेंज ऑफ हियरिंग की अगर हम बात करें तो हमारे भी ह्यूमन बॉडी की भी या ह्यूमन की भी एक रेंज है जिसमें वो सुन सकता है. फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने पढ़ लिया. तो ह्यूमन जो फ्रीक्वेंसी सुनते हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू इट गोज टू 20 किलो हर्ट्ज. तो हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज का साउंड सुन सकते हैं. मतलब 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. 1 किलो हर्ट्ज मतलब होता है 1000 हर्ट्ज. तो हम इस रेंज का साउंड सुन सकते हैं. ठीक है, इसके पहले फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासाउंड्स. इंफ्रासाउंड.
और फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज़ इज नोन एज अल्ट्रासाउंड। अब जैसे कुछ नहीं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, ह्यूमन में भी जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, और कुछ एंड डॉग्स, ठीक है, एनिमल्स में डॉग्स और ह्यूमन में जो छोटे बच्चे होते हैं, दे कैन हियर साउंड अप टू 25 किलोहर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ टू 25 किलोहर्ट्ज़ तक का साउंड सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज़ टू 25 किलोहर्ट्ज़। ऐसी अलग अलग एनिमल्स की बात करें, अलग अलग स्पीसीज़ की बात करें, तो दे हैव अ डिफरेंट रेंज ऑफ हियरिंग। जैसे जो राइनोसोरस होते हैं, they can communicate in infrasounds, they can even communicate in the frequency of 5 hertz, जो कि कैसा साउंड है, इंफ्रासाउंड है, इंफ्रासोनिक वेव है, इंफ्रासोनिक साउंड वेव। तो ये जो राइनोसोरस हैं, दे कैन कम्युनिकेट, राइनोसोरस, व्हाट इज द स्पेलिंग, अब जैसे वेल्स हैं, एलिफेंट हैं, दे कैन ऑल्सो कम्युनिकेट या फिर जनरेट इंफ्रासाउंड, है ना, ये इंफ्रासाउंड जनरेट कर सकते हैं और इंफ्रासाउंड में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंफ्रासाउंड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, बहुत ही कम है फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग ह्यूमन भी अगर इंफ्रासाउंड सुन पाते, अगर हम इंफ्रासाउंड सुन पाते, तो ये जो पेंडुलम के मूवमेंट से जो साउंड क्रिएट होता है, वो साउंड हमें सुनाई नहीं देता ना। पेंडुलम जो इतना स्लो मूव करता है, उसके पेंडुलम के मूव होने से जो साउंड क्रिएट होता है, दैट वी कैन नॉट हियर। उसके लिए हमारा ईयर उतना सेंसिटिव नहीं है, लेकिन इनके ईयर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये इतने कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को भी दे कैन कैप्चर एंड दे कैन आइडेंटिफाई, है ना। तो ये जनरेट करते हैं एंड दे कम्युनिकेट। अब जैसे मैंने कहा कि 20 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर का जो साउंड है उसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो देयर आर फ्यू एनिमल्स जो कि अल्ट्रासाउंड को भी सुन सकते हैं, जैसे कि डॉल्फिन है, बैट है ना, चमगादड़, दे कैन हियर द अल्ट्रासाउंड। और ऐसे ही कुछ इंसेक्ट की फैमिलीज में भी देयर आर सम स्पीसीज हु कैन हियर, विच कैन हियर द अल्ट्रासाउंड वेव्स। सो इफ वी टॉक अबाउट अल्ट्रासाउंड, तो बैट, डॉल्फिन्स, पोर्पोइज, ये जो हैं ये अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं और जनरेट भी कर सकते हैं, हियर एंड प्रोड्यूस, दोनों कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, मॉथ्स होते हैं, इस फैमिली के कुछ स्पीसीज होते हैं जो कि दे कैन हियर दिस साउंड, हियर अल्ट्रासाउंड। तो जब ये बैट जो होते हैं ना, बैट क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड क्रिएट करके दे ट्राई टू फाइंड आउट कि आसपास अगर कोई इंसेक्ट है या कोई ऐसी चीज़ है, दे विल बी एबल टू कैप्चर इट फॉर देयर फूड। तो ये जो मॉथ्स हैं, दे कैन ऑल्सो हियर अल्ट्रासाउंड। तो ये अल्ट्रासाउंड सुन करके दे विल कम टू नो कि आसपास अगर कोई, जैसे बैट है, बैट प्रोड्यूसेस अल्ट्रासाउंड टू कैप्चर दी इंसेक्ट या फिर फूड। तो ये उस अल्ट्रासाउंड को सुन करके दे विल बी एबल टू नो कि आसपास कोई बैट है, कोई चमगादड़ है, एंड दे कैन स्केप फ्रॉम देम। तो ये सुन सकते हैं, ये भी सुन सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे और भी चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं, वो सेंस कर लेते हैं जब अर्थक्वेक आने वाला होता है, क्योंकि अर्थक्वेक की शॉक वेव आने से पहले, अर्थक्वेक की शॉक वेव से पहले वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी साउंड क्रिएट होता है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेट होता है बिफोर शॉक वेव्स, बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेट होता है। और ये साउंड जो है, कुछ एनिमल्स हैं वो उसको सेंस कर लेते हैं कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ डिजास्टर दैट इज़ गोइंग टू हैपन। तो कुछ एनिमल्स उसको सेंस करके उनमें थोड़ा सा अनईजी या वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और उससे फिर सेंस किया जाता है, उससे फिर ह्यूमंस पता कर लेते हैं कि देयर इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ बुरा होने वाला है। तो उन एनिमल्स के पास वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड को सेंस करने की एबिलिटी होती है, उनके कान सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, तो वो उस चीज़ को सुन सकते हैं एंड दे सेंस इट, और वो उनमें अनईजीनेस आ जाती है, बिकॉज दे डोंट नो ना, दे डोंट हैव ब्रेन, तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, बट दे कैन फील कि समथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग।
तो दिस इज़ द रीज़न वो उनमें अनइजीनेस आ जाती है, क्योंकि वो हमें हमारे जानने से पहले हम शॉक वेव्स को फील कर पाते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी का जो डिस्टर्बेंस होता है, बट वो लो फ्रीक्वेंसी को भी सेंस कर लेते हैं, एंड दैट्स वाई दे बिकम अनईजी। नाउ वन मोर थिंग, आपके पास आपके बुक में गिवन है हियरिंग एड। जैसे कुछ लोगों का हियरिंग लॉस हो जाता है, सुनाई देता नहीं है, तो वो कान में सुनने वाली मशीन लगाते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ वायरिंग टाइप का होता है, दे हैव सम काइंड ऑफ मशीन। तो वो क्या करती है, दैट मशीन टेक्स दी सिग्नल, जो भी साउंड वेव आ रही है वो उसको कैप्चर करके उसको फिर इट कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफाई होता है, फिर एम्पलीफाई होकर के वो कान में जो स्पीकर लगा होता है उस स्पीकर में जाता है, और फिर वो एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगेन साउंड वेव में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो एम्पलीफाइड जो वर्जन है, जो साउंड यहाँ बना था उसका जो एम्पलीफाइड वर्जन है वो कान में पड़ता है, और फिर वो हियरिंग एड की हेल्प से द पर्सन हु इज़ हैविंग हियरिंग लॉस वो साउंड को सुन पाता है। तो बेसिकली वहाँ पे एक एम्पलीफाई मतलब साउंड को जो बढ़ा देता है, एम्पलीफायर मतलब बढ़ा देना, उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देना। तो वो एम्पलीफायर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, एंड देन अगेन स्पीकर होता है उसमें, दैट कन्वर्ट्स दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड वेव या फिर साउंड सिग्नल, एंड दैट गोज टू आवर ईयर। सो हियरिंग एड में क्या है कि देर इज अ बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस, बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस, ऑल्सो देर इज अ माइक्रोफोन। ठीक है, इस माइक्रोफोन में एक एम्पलीफायर होगा और फिर उसके बाद स्पीकर। सो व्हाट हैपन्स कि जब भी बाहर कोई साउंड जनरेट होता है व्हेन समवन स्पीक्स, तो ये साउंड इट गोज टू द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में दैट साउंड सिग्नल कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफायर की हेल्प से एम्पलीफाई हो जाता है। जो भी साउंड रिसीव हुआ यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल विल गेट एम्पलीफाइड मतलब उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, जो साउंड आ रहा था उसको बढ़ा देगा, तो इट विल गेट एम्पलीफाई होने के बाद इट गोज टू द स्पीकर ऑफ हियरिंग एड। स्पीकर ऑफ द हियरिंग एड में जो स्पीकर है उसमें ये एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा। दिस एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल विल गेट देन कन्वर्टेड टू साउंड सिग्नल। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल से उसको कन्वर्ट करेगा साउंड में। सो बेसिकली वहाँ पे जो हमने सुना था उसका एम्पलीफाइड वर्जन इज गोइंग टू आवर ईयर, और फिर उसको हमारा जो कान है, जो भी हियरिंग लॉस वाले का कान है, वो उसको सेंस कर पाएगा, एंड दैट्स हाउ द पर्सन विथ हियरिंग लॉस यूजेस हियरिंग एड टू हियर दैट, है ना। ये तो मिट गया। तो दीज आर फ्यू थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो आपको समझना है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से क्या है ना कि आप 11th-12th में पढ़ने वाले हैं नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इसमें हैं। बिल्कुल आप पढ़ेंगे कि साउंड वेव कैसे ट्रैवल करती है, जो उसका मैकेनिज्म पार्ट है कैसे ट्रैवल करती है, और इसमें बहुत ही एडवांस लेवल आप पढ़ने वाले हैं। बट ये अल्ट्रासाउंड, फिर उसके बाद हियरिंग एड, और फिर रेंज ऑफ हियरिंग, इतना सब कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। जो भी थ्योरेटिकल डेटा है वो जस्ट आपको 10th के 9th के आपके एग्जाम में करना है। अदर देन दैट आपको इनमें से चीज़ें याद रखनी नहीं है, लेकिन ये सब याद ऐसे भी रह जाएगा। आपकी रेंज ऑफ हियरिंग क्या है, इतने बार हम डिस्कस करते हैं लाइफ में, क्यों याद रह जाएगा। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे बैट जो है वो कैसे कैप्चर करता है अपने फूड को विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, तो वो बिल्कुल याद रहेगा दिमाग में। और ये जो हमने सिनेमा हॉल्स वाली बात की कि वहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, तो वो आपको याद रहेंगी चीज़ें। बट ये थ्योरेटिकल पार्ट जो है एकदम छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं। बाकी बहुत ही कम पार्ट इसमें से जो मैकेनिज्म है डेफिनेटली आप 11th में पढ़ेंगे। लैम्डा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग, दीज थिंग्स आर यू आर गोइंग टू डिस्कस इन द क्लास 11th, और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप। रिफ्लेक्शन के बारे में भी बहुत सारा पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो इसमें और एक जो छोटी सी चीज़ है वो है सोनिक बूम, ठीक है। तो क्या होता है, हमें पता है कि साउंड वेव की जो स्पीड है दैट इज़, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इट इज़ 344 मीटर पर सेकेंड, और 22 डिग्री सेल्सियस पे 344 मीटर पर सेकेंड, 25 डिग्री सेल्सियस पे इट इज़ 346 मीटर पर सेकेंड, वैसे 0 पे 331 मीटर पर सेकेंड। अब सोनिक बूम क्या होता है, उससे पहले हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे व्हीकल होते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं जो कि साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से चलते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स विद अ स्पीड
moves with a speed greater than speed of sound wave, it is said to be traveling with supersonic speed. ये सुपरसोनिक स्पीड से चल रहे हैं ऐसा हम कहेंगे. जैसे कि बुलेट जो होती है, बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. जेट एयरक्राफ्ट मूव विथ वेरी हाई स्पीड, तो इसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड. अब अगर कोई साउंड जनरेटिंग ऑब्जेक्ट है, साउंड जनरेटर है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट moves with speed greater than sound wave, तो उस केस में क्या होता है, it creates shock waves in air. ठीक है. अब साउंड जनरेटिंग जो ऑब्जेक्ट है, साउंड का सोर्स जो है वो खुद ही साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से अगर चल रहा है तो इट क्रिएट्स द शॉक वेव्स इन एयर. और वो शॉक वेव्स इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, या इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक ही कहना चाहिए कि इट कैन इवन डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग. किसी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी ग्लास को इट कैन शैटर, उसको पूरा ब्रेक कर सकता है. वो इतनी ज़्यादा एनर्जी उसमें होती है, बिकॉज वो साउंड वेव खुद ही जनरेट ही ऐसे जगह से हो रही है जो कि खुद ही इतनी तेज स्पीड से चल रहा है. तो पूरे एयर में इट क्रिएट्स दी सुपर शॉकिंग वेव्स, है ना. बहुत शॉक वेव्स जनरेट होती हैं जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और इसी को हम कहते हैं सोनिक बूम. सो दीज आर फ्यू स्मॉल थिंग्स इन दिस चैप्टर. और भी हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स या फिर अल्ट्रासाउंड. उसके बाद फिर हम लोग अपने कान की फंक्शनिंग पढ़ेंगे. सो विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास.